नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मुकेश सिंह। आज हम बजट पे चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट आ गया है। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है संसद में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। उसके बाद बजट पे क्या प्रावधान है, कितने का बजट पेश किया गया है, कौन कौन से मद में कितना पैसा दिया गया है, इस सब के बारे में बात करेंगे, जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल वेदांता जीएस एकेडमी को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट जो हमारा पेश हुआ है वो लगभग 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछली बार की तुलना में इसमें 2.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इस बजट में ब्याज पर 12,76,000 रुपये खर्चे हुए हैं, परिवहन पे 5,48,000 रुपये खर्चे हुए हैं, रक्षा पर 4,91,000 रुपये खर्चा हुआ है। प्रमुख जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 3,83,000 करोड़ रुपए, पेंशन पर 2,76,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पे 2,66,000 रुपये, गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,33,000 करोड़ रुपए, कर प्रशासन पे 1,86,000 करोड़ रुपए, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए 1,71,437 करोड़, शिक्षा पर 1,28,665 करोड़, स्वास्थ्य पर 98,311 करोड़, शहरी विकास पे 86,777 करोड़, आईटी और दूरसंचार विभाग को 95,298 करोड़, ऊर्जा पर 81,174 करोड़, वाणिज्य और उद्योग पर 75,553 करोड़, वित्त को 62,924 करोड़ और सामाजिक कल्याण पर 60,052 करोड़, वैज्ञानिक विभाग को 55,679 करोड़, विदेश विभाग को 20,517 करोड़, पूर्वोत्तर का विकास पे 5,915 करोड़ और अन्य जो खर्चे हैं सरकार के उस पे 4,82,653 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। इस बजट में सबसे जो प्रमुख बात रही है वो आयकर के स्लैब को बढ़ाया गया है। पहले आयकर की सीमा जो है 7 लाख रुपए थी, इसमें 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब आयकर की सीमा 12 लाख रुपए हो गई, 7 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गई है। और अगर इस पे स्पेशल डिडक्शन जो मिलता है उसको भी जोड़ दें तो 5,75,000 रुपए की जो इनकम होगी उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह सबसे प्रमुख बात है इस बजट की, जिसमें मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस बढ़ोतरी से प्रत्यक्ष 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं दी है। छूट के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए भी बढ़ाकर 12,75,000 रुपये किया गया है। अब जो आयकर की जो सीमा है जो इसमें बांटा गया है उसमें 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% है, लेकिन क्योंकि 12,75,000 रुपये स्पेशल डिडक्शन वेतनभोगियों के लिए है तो उसमें कोई कर नहीं लगेगा। 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% कर देना होगा। तो 12,75,000 रुपये तक आपको कोई भी कर देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा स्रोत पर मतलब जो टीडीएस कटता है इसकी भी सीमा को बढ़ाकर 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया है, जिसके कर अनुपालन का बोझ कम हुआ है। पहले टीडीएस जो है 2.5 लाख रुपए अगर पे कटता था, अब इसकी सीमा को बढ़ा के 6 लाख रुपए कर रहा है। कर रिटर्न अद्यतन एवं कर रिटर्न की सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई है, जिसमें स्वच्छ अनुपालन की सुविधा होगी। पहले क्या होता था कि अगर आप कर जो रिटर्न दाखिल करते हैं
उसकी सीमा 2 लाख थी है, मतलब जिस ईयर में है उसके आगे वाले ईयर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा के 4 वर्ष के कर दिया, मतलब डबल कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न को 4 वर्षों के भीतर दाखिल कर सकता है। मूल सीमा शुल्क CBCD छूट कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों के संबंधित 26 जीवन रक्षक दवाओं पर पूर्ण छूट दी गई है। अब जो कैंसर की दवाएं हैं, जिसमें 36 तरह की रक्षक दवाएं हैं, उस पर किसी भी तरह का कर नहीं लगेगा। तो ये कैंसर रोगियों के लिए और उस पर आम जनता, जो आम परिवार हैं जिनके घर में कैंसर मरीज हैं, उनके लिए भी एक तरह से सहूलियत है। और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन करने और आयात पर निर्भर कम करने के वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित घटकों को भी छूट दी गई है। तो ये प्रमुख बात रही है जो लोगों को, मतलब आम जनता को राहत पहुंचाने वाली है। जो बजट पेश किया गया है उसमें 25-26 के लिए, उसमें इस बजट में 4 प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया गया है, जिसमें कृषि है, सूक्ष्म लघु उद्योग है, मध्यम MSME है और निवेश और निर्यात। इन 4 क्षेत्रों के ऊपर फोकस किया गया है। और 2025-26 का जो बजट है वो देश की जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है सरकार का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना और अपने देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तो उसके इस बजट से रेखांकित करता है। इसमें बजट में गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है और विकास उपायों को भी प्रस्तावित किया गया है। जैसे पहला जो इंजन है अपने, जो हमारे देश को चलाने वाले, हमारी वित्त व्यवस्था को या चलाने वाले जो घटक हैं, उसमें जो पहला इंजन है वो कृषि है। तो इस बजट में कृषि धन कृषि योजना, एक योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 1,70,000 करोड़ किसान लाभान्वित हो गए। फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा में सुधार करने और उपज को बढ़ाने के लिए इस पर काम किया जाएगा। कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम रोजगार का समाधान के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु क्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। इसी तरह देश के अंदर दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर के लिए सरकार तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों के आत्मनिर्भर के लिए 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करके, जिससे वह जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और NCCF अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन दालों का 3 लाख अधिकतम खरीद करेगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, जो KCC की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए की सीमा थी, अब उसको 5 लाख कर दिया गया है, जिससे 7,70,000 करोड़, मतलब 7,70 लाख किसानों को इससे लाभ होगा। अब वो 5 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उच्च उपज देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना और 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी बीजों की किस्मों का उपलब्धता सुनिश्चित करेगी सरकार। कपास उत्पादन मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 वर्ष के में पहल की जाएगी। बिहार, इस बजट में बिहार को काफ़ी लाभ दिया गया है, क्योंकि बिहार एक बीमारू राज्य से अब वो विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार भी उस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तो बिहार में मखाना, जो विश्व में 90% मखाना होता है वो भारत में पैदा होता है, और उसका 90% मखाना जो है, जो उत्पादन है वो बिहार में होता है। तो मखाना, इसमें बिहार में एक मखाना बोर्ड का स्थापना की जाएगी। मखाना बोर्ड के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल संवर्धन को बढ़ाने हेतु उसकी स्थापना की जाएगी। फलों और सब्जियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना और किसानों के लिए बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करना। इसके अलावा मत्स्य पालन, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र उच्च सागर में सतत
मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप में ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा कृषि में उर्वरकों का, यूरिया का काफ़ी उपयोग होता है। इसको तो ध्यान में रखते हुए असम में यूरिया संस्करण कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड BVFCL के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे भारत में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता होगी और किसानों को उचित मूल्य पर और उसको उपलब्ध कराएगी। दूसरा इंजन है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, MSME। संशोधित MSME लक्ष्य वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया गया है, 2.5% बढ़ाया गया है, जिसमें लघु उद्योग के ऋण के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेज है, पहले 2.5% था, अब इसको 5 किया गया है, 10 टर्नओवर 10 करोड़ है। इसके बाद स्मॉल इंटरप्राइजेस को 100 और मीडियम इंटरप्राइजेस को 500। सूक्ष्म लघु क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। MSME के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे सभी को ऋण की पहुंच बढ़ जाएगी। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.10 लाख करोड़ रुपए के अधिक का निर्यात होगा। चमड़ा और फुटवेयर में खिलौना क्षेत्र, टॉय का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित निर्माण, वैश्विक बाजारों में मेक इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देना। भारत सरकार खिलौना उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर और निर्यात में बढ़ावा देने के लिए इस पर काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है। स्टार्टअप के लिए फंड, जो नई नई कंपनियां खोल हैं, जो नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं, उसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान देने के लिए फंड स्थापित किया है। तीसरा इंजन है हमारे अर्थव्यवस्था का निवेश। तो सरकार ने देश के अंदर निवेश को बढ़ाने के लिए शहरी चुनौतियों निधि, शहरों के विकास के लिए केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शहरों के रचनात्मक पुनर्निर्माण और स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। जल जीवन मिशन, हमारे देश में हर घर में नल से जल पहुंचाने की एक स्कीम चल रही है, जल जीवन मिशन, जिसका सीमा को बढ़ाकर 2028 तक बढ़ा दी गई है और इसको सरकार ने 2025-26 के लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे हर घर में नल से जल पहुंचाया जा सके। इस मिशन में 15 करोड़ परिवारों को लाभान्वित हो, जो भारतीय ग्रामीण आबादी का लगभग 80% है। समुद्र विकास निधि 25,000 करोड़ रुपए का कोष सरकार द्वारा 49% का योगदान जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के दीर्घकालीन निर्माण के लिए वित्त पोषण करेगा। इसके अलावा IIT का विस्तार, 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देना। PM रिसर्च फेलोशिप IIT और IISc में उन्नत संसाधनों के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर, अगले 3 सालों के वर्ष के अंदर जो है सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा डे केयर। 25-26 पर 200 सेंटर स्थापित किया जाए, जिसमें कैंसर उपचार की किफ़ायती दवाएं उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा पुस्तक, सरकार का ये पहल है कि भारत में अपनी भाषा में स्कूली शिक्षा और उस तरह की किताबें बनाई जाएं और तैयार की जाएं, जिससे भारतीय भाषा की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध हों छात्रों को। तो इसके लिए भी सरकार फंड कर रही है और लगभग हर क्लास, मतलब हर स्कूल में डिजिटल क्लास के निर्माण के लिए भी सरकार फंड दे रही है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके अतिरिक्त वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5
SMR का संचालन किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन के क्रम में किसी निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के लिए विचार किया जाएगा। मतलब सरकार का ये मानना है कि छोटे स्मॉल मॉडुलर परमाणु रिएक्टर बनाए जाएं। इसमें क्या होगा, कंपनियों परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे छोटे छोटे, और उसको फिर जो है एक जगह ले जाके असेंबल किया जाएगा, जिससे छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर बनेंगे और उससे बिजली उत्पादन करने में सहायता होगी। तो भारत जो है स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसके अलावा उड़ान योजना, क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधन उड़ान योजना के अंतर्गत 120 शहरों को नए गंतव्यों में शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्ष में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान किया गया, मतलब सेवा प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से 120 जगहों, मतलब देश के 120 शहरों या 120 जगहों पे हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट, हेलीपैड जैसी सुविधा बढ़ाई जाएगी। इस योजना के तहत पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीपैड, छोटे हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा, पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना, मिथिलांचल बिहार में सिंचाई एवं सिंचाई के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बजट जब पेश हुआ था तो विपक्षी और बहुत सारे लोगों ने इसको बिहार का बजट, देश का बजट नहीं बल्कि बिहार का बजट बोला है कि बिहार के लिए बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि बिहार के लिए IIT उड़ान योजना के तहत 2 एयरपोर्ट, मखाना उत्पादन के लिए मखाना संवर्धन बोर्ड की स्थापना और कोसी नहर जो मिथिलांचल बिहार में सिंचाई एवं सिंचाई के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस पे विपक्षियों ने काफ़ी कटाक्ष किया था। तो ये एक योजना है जो बिहार में लागू की जाएगी कोसी बाढ़ नियंत्रण के लिए, और सिंचाई की व्यवस्था होगी। रोजगार आदि विकास के लिए पर्यटन, देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्य के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा देगा। हमारे देश में धार्मिक पर्यटन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे भी महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग, लगभग 40 से 45 करोड़ लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं, और कुंभ खत्म होते होते 50 करोड़ से ऊपर लोग वहाँ स्नान कर चुके होंगे। उसी तरह जैसे बोध गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, रामलला जन्म स्थान, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, नासिक, या बहुत सारे तिरुपति बालाजी। तो इस ऐसे और छोटे छोटे जो पर्यटन स्थल हैं उनको मिशन मोड में तैयार किया जाएगा, उस पर वहाँ व्यवस्था की जाएगी ताकि पर्यटन को और बढ़ावा दिए और उससे रोजगार भी सृजित होता है। चौथा इंजन है निर्यात संवर्धन। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए निर्यात काफ़ी आवश्यक है। जो देश जितना ज़्यादा निर्यात करता है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की है। क्षेत्रीय मंत्रालय लक्ष्यों के साथ निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रिनेट BTN एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC हेतु राष्ट्रीय ढांचा, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 जो छोटे शहर हैं उनमें आउटसोर्सिंग केंद्रों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। हमारा देश 10 लाख से ज़्यादा हर साल इंजीनियरों की उत्पादन करता है, जो अन्य देशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। डाटा सेंटर, क्योंकि AI के माध्यम और डिजिटलीकरण की वजह से बहुत बड़ा डाटा, भारत में बहुत बड़े डाटा पे काम हो रहा है, तो उसको भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा, उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेज और कुशल आपूर्ति हो।
ऐसे कार्गो और ऐसे भंडार गृहों का निर्माण किया जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं, जैसे सब्जी है, फल है, दूध के आइटम हैं, तो ऐसे भंडार गृहों का निर्माण करेगी सरकार, जिससे वो चीज़ें खराब ना हो और उनका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी से और कुशलतापूर्वक उनको वहाँ तक पहुँच, विदेशी बाज़ारों की पहुँच उपलब्ध हो, इसके ऊपर सरकार काम करेगी। केंद्रीय बजट 2025 की अन्य प्रमुख विशेषताएं: कराधान और वित्तीय सुधार, जैसे 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय में की आयकर छूट और वेतनभोगी करदाताओं को 12,75,000 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा TDS को 2.5 लाख से बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया गया है। कर रिटर्न अध्ययन को 2 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष तक कर दिया गया है। मूल सीमा BCD कैंसर, दीर्घकालीन और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित 26 जीवन रक्षक दवाओं को छूट प्रदान की गई है। उसके अलावा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और मोबाइल उपकरणों हेतु हीलियम आयन बैटरी निर्माण पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है। मतलब उनको टैक्स में छूट दी गई है, जिससे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ सस्ती होंगी। और इसके अलावा स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों संबंधित घटकों को छूट दी गई है। हमारा देश वस्त्रों का और गाड़ियों का बहुत बड़ा उत्पादन करता है, तो सरकार की ये कोशिश है कि वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे के, प्रोत्साहन दे के, इस पर रोजगार भी सृजन होगा और निर्यात भी बढ़ेगा। तो इसको सरकार विशेष छूट दे रही है। उसके बाद सामाजिक कल्याण और समावेशन, PM स्वनिधि योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर के लिए 30,000 रुपये की सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया जाएगा। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको UPI के माध्यम से 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। गिग वर्ष के लिए पहचान पत्र ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, PM जन आरोग्य योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके अलावा 50,000 अटल टिकरिंग लैब, नवाचार को बढ़ावा देने के क्रम में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, 10,000 नई चिकित्सा सीटों के साथ 5 वर्षों में कुल 75,000 मेडिकल सीटों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वित्तीय सुधार में सरकार की ये हमारा जो वित्तीय तंत्र है या आयकर का जो तंत्र है, वो 1961 के बनाए हुए प्रावधानों से चल रहा है। उसको बदलने के लिए सरकार 2025 में नया आयकर संशोधन विधेयक ला रही है, जिसका सरलीकरण होगा, जिससे आम लोगों को भी उसको जानने समझने में आसानी हो। और क्योंकि आयकर की जो रिटर्न दाखिल होता है, उसमें दो तरीके से रिटर्न दाखिल होता है, उसको एक जो अभी नया टैक्स रजीम आया है उसके तहत लाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार नया टैक्स बिल ला रही है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ग्रामीण उधारकर्ताओं को औपचारिक ऋण सुविधाओं का वित्तीय सुविधाओं का अधिक कुशलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान करेगी। जन विषाद विधेयक 2002 के तहत 100 से अधिक विधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल करना, व्यापार संचालन को सुलभ बनाना और नियमों अनुपालन बोझ को कम करना। यह सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान वाला 1 लाख से अधिक आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड देगी। बीमा क्षेत्र में 100% FDI के लिए सरकार कोशिश करेगी। जो विदेशी निवेशक हैं या जो बीमा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको 100% FDI मिलेगी। राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक या प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए एक नया रैंकिंग ढांचा बनाएगी। ऋण संवर्धन सुविधा के तहत बुनियादी ढांचे हेतु कॉर्पोरेट बॉन्ड का समर्थन करने के लिए क्रम में आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा को स्थापित किया जाएगा। पेंशन क्षेत्र में विनियामक संवर्ग और पेंशन उत्पादों के विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा। विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति, सभी गैर वित्तीय क्षेत्र में विनिमयों, प्रमाणों और लाइसेंसों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार अपने बजट में प्रावधान किए हैं। उसके अलावा
जो बजट पेश होता है या जो पैसा आता है वो आता कहाँ है और जाता कहाँ है। जैसे कोई 1 रुपया है तो 1 रुपया सरकार के पास किस मद से आता है और फिर सरकार उस 1 रुपये को कौन कौन से मद में खर्च करती है, उसके बारे में बात करते हैं। जो रुपया आता है उसमें 24 पैसा जो है उधार और अन्य देनदारियों से आता है। निगम कर 17 पैसे आता है। आयकर 22 पैसे आता है। सीमा शुल्क से 4 पैसे आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 5 पैसे आते हैं। जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसे आते हैं। कर एवं विभिन्न प्राप्तियां जो सरकार को प्राप्त होती हैं उससे 9 पैसे आते हैं और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। तो इस तरह मिला के सरकार के पास जो 1 रुपया आता है वो इन अलग अलग मदों से आता है। जो सरकार अपना पैसा खर्च करती है उसमें केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उस पर 6 पैसे खर्च करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, हॉस्पिटल, इन पे जो पैसा खर्चा करती है। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना केंद्र शासित प्रदेशों या जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है उसमें 16 पैसे। ब्याज अदायगी में जो सरकार उधार लेती है, क्योंकि जैसे 50 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने बजट पेश किया है तो उसमें कुछ पैसा ऐसा होगा जो जैसे 24 पैसा वो उधार लेती है तो उसको उसकी ब्याज अदायगी, उसका पैसा रिफंड करने के लिए उस पर 16-20 पैसे खर्चा करती है। रक्षा क्षेत्र में 8 पैसे खर्चा करती है। आर्थिक सहायता के लिए जो सरकार स्कीमें चलाती है गरीबों के लिए, अनाज फ्री वितरण या सब्सिडी, उस पर 6 पैसे खर्चा करती है। वित्त आयोग अंतरण उस पर 8 पैसे। करों और शुल्कों से में राज्यों का हिस्सा, जो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार करों जो जीएसटी है या और जो कर लगाती है उसमें वो 22 पैसे राज्य सरकारों को देती है। केंद्र सरकार 4 पैसे पेंशन पे खर्च करती है और जो अन्य सरकार के व्यय होते हैं उस पर 8 पैसे सरकार खर्चे। तो इस तरह वो 1 रुपये का खर्चा, 1 रुपये कमाती कहाँ से और 1 रुपये खर्चा कहाँ करती है, वो ऐसे होता है। इसका मैं PDF लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल का डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले ही बता दिया था कि पैसा जो 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट है वो उसको सरकार कहाँ कहाँ के खर्चा कर रही है वो बता ही दिया आपको। प्राप्तियाँ और व्यय 2023-24 में जो प्राप्तियाँ होती हैं वो 23 लाख करोड़ की थी, जो 24-25 में 31 लाख करोड़ रुपए बढ़कर हो गई है। इसी तरह प्रभावी पूंजी व्यय 17 लाख करोड़ रुपए से घटकर इस साल सरकार 16 लाख करोड़ रुपए संशोधित अनुमान किया गया है। राजस्व व्यय 34 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 37 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ से बढ़कर 15 लाख करोड़ हो गया है, किंतु बाद में इसे संशोधित कर 13 लाख करोड़ रुपए किया गया है। घाटे की प्रवृत्तियां जो DGP के प्रतिशत के रूप में है, वित्तीय घाटा वर्ष 2023 में 3.3 था, जो वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान यह आवर्तित रहते हुए 3.3 पर बना हुआ है। तो जो वित्तीय घाटा है वो पिछली वर्ष के तुलना में बराबर ही है। जो सरकार का राजस्व घाटा है वो 2024-25 में 0.3 था, जो 24-25 में 0.8 हो गया है। ये राजस्व घाटा सरकार का बढ़ गया है। प्रभावी राजस्व घाटा 2024 में 3% था, 0.3 था, जो 2024-25 में 0.8 हो गया है। केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कुल अंतरण वित्त वर्ष 2023-24 में 20,65,000 करोड़ रुपए था, 65 लाख करोड़ था। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2024-25 का से बढ़कर 22.76 लाख करोड़ रुपए हो गया है और ये 2025-26 में बढ़कर 25,60,000 करोड़ रुपए का पहुंचने का अनुमान है। केंद्र सरकार की निवल प्राप्तियां 2024-25 में केंद्र सरकार का एकल निवल प्राप्तियां 28 लाख करोड़ रहा है, जबकि गैर राजस्व कर 5 लाख करोड़ रहा है। जो सरकार पैसा आता है वो उसमें जो राजस्व से आया है वो 28 लाख करोड़ रुपया है और जो गैर राजस्व से प्राप्त हुआ है वो 5,80,000 करोड़ रुपए हुआ है। इसके अतिरिक्त गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां जिनमें विनिवेश से प्राप्त राजस्व और ऋणों की वसूली से 2024-25 में संशोधित अनुमान 88,000 करोड़ रुपए है। तो इस तरह सरकार पैसा कहाँ से लाती है
सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और सरकार पैसा वो कहाँ खर्चा करती है, इसके बारे में आपको बताया। तो ये 2024-25 की केंद्रीय जो बजट आया है उस पे ये मुख्य बातें रही हैं कि सरकार कौन कौन से क्षेत्रों पे ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रही है। इसके अलावा जो एक मोटी जो बजट में सरकार जो प्रमुख बातें हैं, जिससे नंबर 1 पे किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। 2014 के बाद स्थापित 5 IITs में नया बुनियादी ढांचा सरकार बढ़ा रही है और IIT पटना का विस्तार कर रही है। अगले वित्त वर्ष में मेडिकल सीटों में 10,000 सीटें और अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटें बढ़ेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उत्कर्ष केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पे गए हैं, जो AI समिट है जो फ्रांस और भारत की साथ अध्यक्षता में हो रहा है। तो भारत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास के, भारत के विकास के लिए उसका उपयोग करे, इसके बारे में नई नई कंपनियां आ रही हैं उनसे बातचीत करने के लिए, और भारत कैसे उसमें अपना योगदान दे सके इसके लिए काम कर रहा है। इसके अलावा गिग वर्ष के लिए सामाजिक कल्याण योजना, जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। 1 लाख करोड़ का अर्बन चाइल्डिंग फंड स्थापित किया है, जिसे शहरीकरण और शहरों में बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए काम करेगा। पटना में बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा बढ़ाई जाएगी। निजी क्षेत्र अनुसंधान और विकास R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत के अंदर 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों का पर ध्यान दिया जाएगा। हिल इंडिया को पहल का बढ़ावा, बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ा के 100% किया गया है। यह संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए। नया और सरल KYC रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाए और कैंसर से जुड़ी हुई 36 जीवन रक्षक दवाओं की पे सीमा शुल्क को छूट प्रदान की गई और 6 दवाओं पर 5% शुल्क लगाया गया है। तो इसके अलावा रेलवे के लिए, जो पहले रेलवे बजट अलग से आता था, अब वो केंद्रीय बजट में सम्मिलित कर दिया गया है। तो उसके लिए रेलवे को 2,55,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले बार 2025 में आवंटन से कुछ मतलब पिछले बार भी लमसम इतना ही था, तो इतना ही सरकार ने इस बार भी किया है। इसके अलावा आयकर रिटर्न को या आयकर की जो धाराएं हैं या आयकर की जो लैंग्वेज है उसमें सुधार के लिए और उसको सरलीकरण के लिए एक आयकर का नया विधेयक सरकार लाने जा रही है। मध्यम वर्ग के लिए आयकर की छूट जो बढ़ा दी है, 12 लाख कर दी है 7 लाख से बढ़ा के। आयकर स्लैब में बदलाव, TDS और TCS को तार्किक बनाया गया है। किराए पर TDS की सीमा 2,40,000 से बढ़ा के 6 लाख की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है। शिक्षा के उद्देश्यों और विदेशी संप्रेषण के लिए TDS हटाया गया है और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं उसको बढ़ाकर 2 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया है। तो ये सब क्षेत्रों में सरकार पैसा खर्चा कर रही है और ये सब चीज़ें करेगी। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए आया था, उस पर हमने चर्चा की कितना पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, वो पैसा सरकार किस किस मद में खर्च कर चाहिए। सरकार का इस बजट में जो फोकस रहा है वो कृषि, निर्यात, औद्योगिक लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार का ज़्यादा प्रोत्साहन रहा है। और निवेश, ताकि अगर देश के अंदर निवेश नहीं होगा, नई नई कंपनियां या नए नए प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होंगे तो लोगों को ना कोई देश विकास ही कर सकता है। तो सरकार की ये कोशिश है कि जैसे खिलौना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वस्त्र उद्योग है,
इन सब में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा निवेश प्रोत्साहन कर रही है, उनको वित्तीय मदद दे रही है, ताकि निवेश बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, नई नई कंपनियां खुलेंगे और उससे देश का निर्यात बढ़ेगा और देश के अंदर विदेशी पूंजी आएगी, जिससे देश का विकास करने में और मदद हुई है। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सरकार का ज़्यादा ध्यान रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो मध्यम वर्ग को जो आयकर दाता है, इसको राहत प्रदान करने के लिए जो आयकर सीमा की छूट बढ़ाई गई है, TDS में बदलाव किया गया है, तो इससे जो है आम नागरिकों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है वेदांता GS एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और विषयों पे आपके जानकारी उपलब्ध कराता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।